नमस्ते। चलिए आज 2011 के भारत की एक झलक देखते हैं। तब हमारा देश कैसा था, कौन कहाँ रहता था, कितने लोग पढ़ लिख सकते थे और हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की कहानी है। और आज हम इसी कहानी को बस कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, घर घर जाकर 1 अरब 21 करोड़ लोगों का नाम, उम्र और सारी जानकारी इकट्ठा करना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक था। तो चलिए इस विशाल पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन आंकड़ों ने भारत के बारे में क्या-क्या राज खोले। देखिए, भारत में लोगों को गिनने की ये जो परंपरा है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है। पहली कोशिश हुई 1872 में और फिर 1881 से तो ये हर 10 साल में होने वाला एक राष्ट्रीय अनुष्ठान सा बन गया। एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया था 1921 में, जब जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। और जो 2011 की जनगणना थी, वो इसी लंबी और महत्वपूर्ण विरासत की 15वीं कड़ी थी। तो इससे पहले कि हम अलग-अलग राज्यों की अनोखी कहानियों में उतरें, चलिए एक बार ऊपर से एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि 2011 में पूरा भारत एक साथ कैसा दिखता था। ये है वो नंबर 1 अरब 21 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब ये था कि उस समय दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था। हम चीन के ठीक पीछे दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश थे। तो सवाल ये है कि हमारी आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही थी पिछले 10 सालों में, यानी 2001 से 2011 तक ये रफ्तार थी 17.7%। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो सोचिए, सिर्फ एक दशक में हमने अपने देश में लगभग एक पूरे ब्राजील के बराबर लोग जोड़ दिए थे। अब बात करते हैं कि जगह कितनी थी, मतलब जनसंख्या घनत्व की। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। भारत का औसत था 382। सुनने में शायद ये ज्यादा न लगे, लेकिन असली कहानी इस औसत में नहीं, बल्कि राज्यों के बीच जो जमीन आसमान का फर्क है उसमें छिपी है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज समझना जरूरी है, और वो है लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये समाज में जेंडर बैलेंस को समझने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। तो पूरे देश का औसत देखें तो हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ये नंबर खुद एक असंतुलन की तरफ इशारा करता है, लेकिन असली तस्वीर तो तब साफ होती है जब हम इस नेशनल एवरेज के पीछे छिपे राज्यों के चौंकाने वाले अंतर को देखते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो देश की कुल साक्षरता दर थी 73%, लेकिन जब इसे तोड़कर देखते हैं तो एक बड़ा गैप नजर आता है। पुरुषों में ये दर करीब 80% थी, वहीं महिलाओं में ये 64.6% के आसपास थी। ओके, तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जैसा मैंने कहा, भारत की असली कहानी इन औसत आंकड़ों में नहीं, बल्कि राज्यों के बीच के जबरदस्त अंतर में है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही देश के अंदर कई अलग अलग भारत बसते हैं। आबादी के मामले में ये फर्क देखिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश, जहां देश की 16.5% से भी ज्यादा आबादी रहती थी, मतलब उस समय के पाकिस्तान से भी ज्यादा लोग। और दूसरी तरफ था सिक्किम, जिसकी आबादी देश का सिर्फ 0.05% थी। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ आबादी का बंटवारा कितना ज्यादा असमान है। और जनसंख्या घनत्व का अंतर तो और भी हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग। और फिर सोचिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जहां उतने ही बड़े एरिया में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। ये भीड़ और खुलेपन का एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है जो एक ही देश में देखने को मिलता है। शिक्षा के मामले में भी दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ केरल, जो लगभग 100% साक्षरता के करीब पहुंच चुका था, 94% की शानदार दर के साथ। ये एक मिसाल है। और वहीं दूसरी तरफ था बिहार, जहां 61.8% की दर एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रही थी। लिंगानुपात की बात करें तो कहानी और भी गंभीर हो जाती है। केरल अकेला ऐसा राज्य था जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और बिल्कुल दूसरे छोर पर था हरियाणा,
जहां हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं थीं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बहुत गहरे सामाजिक संकट की ओर इशारा कर रहा था। अच्छा, तो आबादी बढ़ने की रफ्तार में सबसे आगे कौन था? वो था मेघालय। यहाँ की आबादी 27.9% की रफ्तार से बढ़ी, जो कि देश के 17.7% के औसत से कहीं ज्यादा तेज थी। और फिर आता है एक ऐसा नंबर जो पूरी कहानी में एक ट्विस्ट ले आता है, नागालैंड। ये भारत का इकलौता राज्य था जहां 10 सालों में आबादी बढ़ने की बजाय असल में घट गई, -0.6%। ये एक बहुत ही असाधारण और दुर्लभ मामला था, जिसने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया था। तो जनगणना सिर्फ बड़े बड़े टोटल नंबर्स के बारे में नहीं होती, ये हमें हमारे समाज के ताने बाने के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। 2011 में असली भारत कहाँ बसता था, शहरों में या गांवों में? खैर, आंकड़े बिल्कुल साफ थे। भारत की लगभग 70% आबादी गांवों में रहती थी। तो हमारा देश तब भी मुख्य रूप से ग्रामीण भारत ही था, हाँ, जो धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा था। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, प्रतिशत और असली संख्या की कहानी अलग अलग हो सकती है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो गोवा सबसे ज्यादा शहरी राज्य था। लेकिन अगर सवाल ये हो कि सबसे ज्यादा शहरी लोग रहते कहाँ थे, तो जवाब बदल जाता है, महाराष्ट्र। वहाँ 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग शहरों में रहते थे। ये दिखाता है कि आंकड़ों को हमेशा अलग अलग एंगल से देखना कितना जरूरी है। और यही पैटर्न हमें अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के आंकड़ों में भी दिखता है। जैसे नंबर के हिसाब से सबसे ज़्यादा एससी आबादी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अगर राज्य की कुल आबादी में हिस्से की बात करें तो पंजाब सबसे आगे था। ठीक इसी तरह सबसे ज़्यादा एसटी आबादी मध्य प्रदेश में थी, पर मिजोरम की तो लगभग पूरी आबादी ही, मतलब 94% आदिवासी है। ये जो बारीकियां हैं, ये सामाजिक नीतियों और विकास की योजनाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इन सभी नंबर्स, चार्ट्स और मैप्स का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो 2011 की जनगणना से कौन सी बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आती है? अगर 2011 की जनगणना को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे विशालता, विषमता और संभावना। विशालता हमारी 1 अरब से ज्यादा की आबादी में, विषमता हमारे राज्यों के बीच जमीन आसमान के फर्क में, और संभावना जो ये दिखाती है कि हमने कहाँ तरक्की की है और कहाँ भी बहुत काम करना बाकी है। आपको पता है, 2011 की जनगणना का ऑफिशियल मोटो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ बीते हुए कल का एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि आने वाले कल की योजना बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। 2011 में भारत दुनिया में आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर था। आज हम पहले नंबर पर है। ये बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आया है। तो जब अगली बार देश की गिनती होगी तो वो आंकड़े हमारे देश के बारे में कौन सी नई कहानी सुनाएंगे, ये सोचने वाली बात है।